ओके बेटा, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल के निम्न स्तर पर लोकतंत्रीय पंचायती राज क्या है, जहाँ जिला परिषद क्या है, जहाँ ये कह सकते हो कि 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट क्या था। ये हमारा चैप्टर रीड आउट हो चुका था पंचायती राज। अब इस वीडियो में हम करेंगे शहरी क्षेत्र में स्थानीय सरकारें। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आप ये चीज़ याद रखना कि जैसे 73 अमेंडमेंट हो चुकी थी तो गांव में पंचायतें लागू हो चुकी थी, तो अब ये चीज़ें रियलाइज़ होनी शुरू हो गई थी कि शहर में भी कुछ ऐसे ही व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अपना प्रबंध खुद कर सके, तो वो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इसकी शुरुआत भी काफ़ी समय से पहले हो चुकी थी। ये डेट्स थोड़ी सी याद रख लेना, यही डेट्स आपको बाद में आएगी। तो लॉर्ड मेयो ने कोशिश की, लॉर्ड मेयो के बाद लॉर्ड रिपन ने, देन आफ्टर 1919 एक्ट आया। 99 को आप उल्ट कर दोगे तो 1991 हो जाएगा। ठीक है, तब 74 अमेंडमेंट हुई। 23 दिसंबर 1993 को JMLP एक तरफा लागू हो गई। ठीक है, और इसमें किसमें ये पार्ट है, 9th ए पार्ट में है, 12th शेड्यूल्स है। इसमें 18th आर्टिकल है, आर्टिकल 243 पी से 1243 जी तक है। यही आपके जो कह लो कि MCQ क्वेश्चन वगैरह या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं। ठीक है, बाकी जो कुछ आपने जो याद करना वो सेम ही होता है। आपको पार्ट पता होना चाहिए, शेड्यूल कौन सा है, आर्टिकल्स कितने हैं, किस आर्टिकल से आर्टिकल तक है और इसकी शुरुआत कब हुई। चलो अब हम शुरू करते हैं। कहते हैं कि भारत के शहरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था प्राचीन काल में से चली आ रही थी। शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थाओं का गठन किया जाता रहा। जब मुस्लिम काल आया तब ये व्यवस्था ख़त्म हो गई, बट जब अंग्रेज आए तो दोबारा से ये व्यवस्था शुरू कर दी। और स्पेशली कब किसने शुरू की, लॉर्ड मेयो ने शुरू की। देन आफ्टर उसने कहा कि नहीं, ये जो शहरी लोग हैं वो अपनी विद्या, सफाई और अन्य सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उनको खुद अपना काम करना चाहिए, इतनी उनको पावर देनी चाहिए। और देन आफ्टर 1871 से लेकर 1874 तक देन जो म्यूनिसिपल एक्ट बन गया, उसके बाद लॉर्ड रिपन आया। लॉर्ड रिपन ने भी ये कानून लागू करने की कोशिश की, उसके बाद लेकिन प्रैक्टिकल कानून थोड़ा सा लागू होना शुरू हुआ 1919 के दौरान। कहने का भाव कि लॉर्ड मेयो ने कदम उठाया। पहले जो काल व्यवस्था थी थोड़ी बहुत, लेकिन मुसलमान काल के दौरान ये ख़त्म हो गई। लॉर्ड मेयो ने इस चीज़ की कोशिश की। देन आफ्टर लॉर्ड रिपन ने इसे और प्रैक्टिकल लागू किया और 1919 के कानून के अधीन ये थोड़ी बहुत व्यवस्था लागू हुई, लेकिन अभी इतनी प्रैक्टिकल नहीं हुई थी जितना वो रिजल्ट चाहते थे। फॉर दिस रीज़न जो थी कि हमें 74th अमेंडमेंट करनी पड़ी। ठीक है, कहते धीरे धीरे शहरी स्थानीय संस्थाओं की नवीन प्रणाली। धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शहरी क्षेत्र की स्थापित संस्थाओं के गठन और इनकी कार्य प्रणाली में पाई जाने वाली त्रुटियां सामने आने लगी। तो इस त्रुटियों को दूर करने के लिए 1991 को लोकसभा में 74वां संवैधानिक संशोधन पेश किया गया, जिसको संसद के सभी सदनों के दोनों सदनों की सिफारिश पर संसद के दोनों सदनों की सांझी समिति के पास भेजा गया। सांझी समिति में तब कितने मेंबर थे, 30 थे। 20 जो मेंबर थे वो लोकसभा के थे और 10 जो राज्यसभा के थे। इस चीज़ को याद रखना, टोटल 30 थे। ठीक है, जो 20 थे, 20 थे वो थे लोकसभा के और 10 थे राज्यसभा के। आपको पता है जब भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करनी होती है, उसमें कुछ शोध करनी होती है, तो दोनों जो हमारे पार्लियामेंट के सदन है, ऊपरला सदन और नीचे वाला सदन, निचला सदन, दोनों की सहमति होना जरूरी है। तो दोनों की सहमति फिर दोनों की हो गई। तब कहते हैं लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य श्री KP सिंह देव को संयुक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तब कौन थे अध्यक्ष, KP सिंह देव।
संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा ने एक संशोधन बिल को 22 दिसंबर को और राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1993 को पारित किया गया। तो 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय संस्थाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए थे। आशा है कि आने वाले समय में ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो गए। ये फिर वंस अगेन याद करना कि पहले भी हमारे देश में ये सिस्टम था, लेकिन मुसलमान काल में के दौरान ये सिस्टम ख़त्म हो गया। उसके बाद लॉर्ड मेयो ने तो लॉर्ड रिपन ने इस चीज़ को कोशिश की। 1919 के एक्ट जो हमारा है उसके दौरान भी इस चीज़ को प्रैक्टिकल लागू करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी काफ़ी कमियां आनी शुरू हो गई। और इन कमियों को दूर करने के लिए 1991 को 74th अमेंडमेंट किया गया। 30 हमारे जो पार्लियामेंट के मेंबर थे जिन्होंने ये बिल जो पास किया, और जो केपी सिंह दियो थे वो अध्यक्ष थे इस कमेटी के। 23 दिसंबर 1993 को ये पारित कर दिया गया। अब इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं क्या है कि ये किस पार्ट में है? 9th पार्ट ए में। कौन सी सूची में है? 12वीं। और कितने आर्टिकल्स है इसमें? धाराएं कितनी है? 18। कहाँ से कहाँ तक है? 243 से लेकर 243 तक। ठीक है। और ये भी 3 टायर सिस्टम है। जैसे हमने गांव का पढ़ा था ना 3 टायर सिस्टम वगैरह, इसी तरह शहरी भी 3 टायर सिस्टम है। पहला सबसे जो नीचे वाला आता है वो ट्रांजिशन एरिया, पर्वतनीय क्षेत्र आता है, उसे हम नगर पंचायत बोलते हैं। दूसरा आता है लघु शहरी क्षेत्र, जिसे हम नगर पालिका परिषद या म्यूनिसिपल काउंसिल बोलते हैं। थर्ड आता है विशाल शहरी क्षेत्र, जिसे हम नगर निगम कॉरपोरेशन कहते हैं। मान लो कि आपका छोटा मोटा शहर है, उसे आप बोलोगे नगर पंचायत। फिर उससे थोड़ा बड़ा शहर आ जाता है, फिर वो नगर पालिका परिषद या म्यूनिसिपल जो काउंसिल। अब बहुत बड़ा जिला है आपके स्टेट का, तो वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी। ठीक है। ये 3 स्तरीय शहरी स्थानीय संस्थान की व्यवस्था थी। तो नगर पालिका की रचना क्या है कि 243R में इसका वर्णन किया गया है कि जो पहले तो जो सारा एरिया है उसे वार्डबंदी किया जाएगा। मान लो कि ये मेरा एरिया है शहर का, मान लो यही है मेरी नगर पंचायत है, ये एरिया है। तो एरिया को इतना की एरिया है, तो मैं अपने एरिया को 4 हिस्सों में बांट दिया, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4। और जहाँ जहाँ एक मेंबर चुना जाएगा, ठीक है, वही आकर आगे पार्टिसिपेट करेंगे। यही ये 4 मेंबर है जो हमारी नगर पंचायत या नगर निगम या नगर पालिका परिषद की जो है वो काम करेंगे। जब जो होते ना, आप कहते जो थोड़े से शहरी लोग होते हैं उससे जैसे कॉलोनियाँ बोलते हैं, वहाँ पर इससे डिवीज़न की जाती है। नेक्स्ट है, इस चैप्टर में बेटा मैं मेन ही पढ़ाऊँगी, कुछ ज़्यादा नहीं, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। निम्न श्रेणियों के व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी। जिन व्यक्तियों को नगर पालिका के प्रशासन संबंधी जानकारी है उनको दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। और लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो सदस्य उनको मौका दिया जाएगा। ठीक है। और जो इसके बीच में वार्ड समितियों की सभापति भी होंगे। सभापति जो है उनका चुनाव कैसे होगा? कहता 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत नगर पालिका के जो सभापति की चुनाव विधि निश्चित करने का अधिकार किसे मिला है? राज्य विधानमंडल को मिला है। जो भी आपकी स्टेट होगी उसकी जो स्टेट का विधानमंडल होगा वही सभापति चुनाव करेगा। फिर सारी चीज़ों को वार्ड समिति के दौरान बांटा जाएगा। कम से कम उनकी 3 लाख जो है जनसंख्या होनी चाहिए। और वार्ड समिति की शक्तियाँ और कार्य क्या है? वो अपने वार्ड से संबंधी कोई भी काम कर सकती है अपने वार्ड को तरक्की करने के लिए। ठीक है। जो 12वीं सूची में इसका वर्णन किया गया है। तो स्थान आरक्षित रखे जाने की व्यवस्था क्या है? जो SC है, BC है, वोमेन्स है, उनके लिए रिजर्व कोटा किया गया है। इसके अलावा नियमित चुनाव और निश्चित कार्यकाल, हर 5 साल बाद चुनाव होंगे। ठीक है। यानी कि एक टाइम पीरियड कितना है? 5 ईयर, 5 साल का। तो मान लो इन केस कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने के अंदर जो है नया चुनाव कराना जरूरी होगा। तो सदस्य की योग्यताएं क्या है कि वो विधानमंडल जो राज्य के विधानमंडल के सदस्य चुने जाने की जैसे शर्तें होती हैं वही सेम शर्तें होंगी। और स्पेशली उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर ओल्ड होनी चाहिए।
नगर पालिका की शक्तियाँ और दायित्व क्या है, जो भी राज्य विधानमंडल ने उसे काम दिया होगा वही वो काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके अलावा वो पावर टू लेवी टैक्सेस वगैरह कर सकता है, कर लगा सकता है। ठीक है, अपनी वार्डबंदी को प्रगति लाने के लिए इनकेस उसे पैसों की ज़रूरत है ज़्यादा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से भी यूज़ कर सकता है, जिसे हम संचित निधि कहते हैं। फिर वित्त आयोग का गठन और कार्य किया जाता है। ठीक है, जिसने पैसे का हिसाब किताब रखना होता है। इसके अलावा जिला योजनाबंदी के लिए कमेटी बनाई जाती है। महानगर योजनाबंदी कमेटी की व्यवस्था भी होती है। महानगर योजना कमेटी की रचनाएं और कार्य वगैरह किया जाता है। महानगर योजना कमेटी का काम जो भी होता है, देश अपने जो नगर है उनके लिए जितना भी काम करना होता है। इसके अलावा और काम क्या होता है, वर्तमान कानूनों को जारी रखना, वर्तमान नगर पालिकाओं को जारी रहना, चुनाव निर्वाचन आयोग की देखरेख में सारा काम करना, इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करना, नगर पालिकाओं के चुनाव के संबंधित मामले न्यायिक अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हैं। तो कुछ क्षेत्रों के लिए जो हमारी नगर परिषद या नगर कौंसिल वगैरह नहीं है, वो कहाँ है, जहाँ पर अभी भी जो शेड्यूल्स एरियाज है, जहाँ कह लो ट्राइब्स एरियाज है, स्पेशली जहाँ पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले के प्रबंध के लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल वगैरह स्थापित की गई है। वहाँ पर जो जिला प्रबंध वगैरह कुछ प्रबंध नहीं है। तो वंस अगेन ये चीज़ें मैं बता देती हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। बस आपने याद क्या करना है इसमें कि शुरुआत मतलब इसने लार्ड मुयोन की, उसके बाद रिपन आया, फिर 1990 एक्ट के दौरान भी इसकी कोशिश हुई, तो 99 को जब उल्ट करोगे तो 1991 बन जाएगा। तब 74th अमेंडमेंट हुई, 23 दिसंबर 1993 को ये थोड़ा सा लागू हो गया। और ये 9th ए पार्ट के अंतर्गत है और 12वें शेड्यूल्स में है, और इसमें मैक्सिमम 18 आर्टिकल्स वगैरह है। तो ये भी 3 टायर के सिस्टम के अकॉर्डिंग है। सबसे वाला छोटा जो सबसे नीचे वाला है उसे हम नगर पंचायत कहते हैं, उसके ऊपर वाले को नगर परिषद, और उसके जो ऊपर होता है वो नगर निगम होता है। बाकी चीज़ें सेम आते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स बेटा।